हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? मुझे आशा है सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। ठीक है, तो लिसन स्टूडेंट्स, ये हमारा वर्कशीट का अनसीन पैसेज है, अपठित गद्यांश है। ठीक है, टेक आउट योर वर्कशीट, पेज नंबर 1। ओके, कौन सा है? पेज नंबर 1, अपठित गद्यांश। ठीक है, तो पेज ये हमारे चैप्टर 10 का अपठित गद्यांश है। ओके, तो हमारे एवरी चैप्टर में बच्चों एक पठित गद्यांश होता है, दो अपठित गद्यांश होते हैं, दो पठित गद्यांश होते हैं। तो ये हमारा अपठित गद्यांश है, जिसका मीनिंग होता है जो हमारी सिलेबस की बुक है उसमें से ना हो करके ये दूसरी कहीं बुक से होता है, जो हमने नहीं पढ़ा होता, अपठित। ओके, चलिए, तो अब हम पैसेज पे आते हैं। तो ये जो हमारा पैसेज है, ये एक हमारे राज्य के ऊपर हमने लिखा है, हम पढ़ेंगे। एक स्टेट के ऊपर, हम उस स्टेट पर आधारित है, उसको हम रीड करेंगे। कौन से स्टेट पर? राजस्थान स्टेट, राजस्थान राज्य है हमारा, जो गुजरात से मिला हुआ है। जब हम दिल्ली जाते हैं तो गुजरात से निकल करके सबसे पहले राजस्थान राज्य ही स्टार्ट होता है, शुरू होता है। ठीक है, चलिए। राजस्थान हमारे देश के पश्चिमी छोर पर स्थित है। राजस्थान हमारे देश के पश्चिमी छोर पर स्थित है। ओके, इसे सदा से वीर भूमि कहा गया है। तो राजस्थान हमारे देश, सभी हमारे दुनिया में कितनी 4 दिशाएं कॉमन होती हैं? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। वैसे 6 दिशाएं मानी जाती हैं, लेकिन 4 दिशाओं की काउंटिंग की जाती है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ओके, तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो राजस्थान हमारे भारत के देश के पश्चिमी छोर पर स्थित है। इसे सदा से वीर भूमि कहा जाता है, कहा गया है वीर भूमि, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े वीर हुए हैं, बड़े बड़े योद्धा हुए हैं, जिन्होंने हमेशा अपने देश के लिए दुश्मनों से टक्कर लिए, दुश्मनों से युद्ध लड़े हैं और जीते हैं। ठीक है, महाराणा प्रताप का नाम आपने सुना होगा। तो महाराणा प्रताप जो हैं यहीं के राजस्थान के ही थे। और ठीक है, यहाँ बड़े बड़े वीर हुए हैं। राजस्थान के उत्तर में पंजाब और हरियाणा। राजस्थान अब जो है, राजस्थान खुद जो है पूरे हमारे देश के पश्चिम में स्थित है। अब राजस्थान के चारों दिशाओं की बात हो रही है कि राजस्थान राज्य के चारों साइड कौन कौन से राज्य हैं। तो राजस्थान के उत्तर में पंजाब और हरियाणा, किधर? नॉर्थ में पंजाब और हरियाणा। उत्तर पूर्व में उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्व मतलब ईशान कोण, उत्तर पूर्व में उत्तर प्रदेश, और पूर्व में मध्य प्रदेश, और दक्षिण में गुजरात स्थित है। तो ये हमारा किस में आता है? ये हमारा गुजरात जो है हमारे दक्षिण में आता है। अरावली की पहाड़ियाँ इस राज्य को 2 भागों में बांटती हैं। अरावली की पहाड़ियाँ, तो अरावली ये नाम लिखा, अरावली की पहाड़ियाँ इस राज्य को 2 भागों में बांटती हैं। तो लिसन स्टूडेंट्स, जब कभी आप कार से जाते हैं या आप ट्रेन से जाते हैं तो आपने देखा होगा, जैसे गुजरात का राज्य ख़त्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, और राजस्थान की सीमा शुरू हो जाती है, तो यहाँ से कच्चे पहाड़, पक्के पहाड़, पहाड़ियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये कौन सी पहाड़ियाँ हैं? ये अरावली की पहाड़ियाँ हैं, जो सीधे हिमालय से जाकर के मिलती हैं। ओके, एक बार कौन बनेगा करोड़पति में ये क्वेश्चन भी आया था कि कौन सी पहाड़ियाँ हैं जो हिमालय से मिलती हैं और राजस्थान से होकर निकलती हैं। तो वे कौन सी पहाड़ियाँ हैं? वो अरावली की पहाड़ियाँ हैं। पश्चिम का भाग मरुस्थल है। ये पहाड़ियाँ जो हैं इस राज्य को कितने भागों में बांटती हैं? 2 भागों में बांटती हैं, एक पूर्वी राजस्थान, एक पश्चिमी राजस्थान। ठीक है, तो पश्चिमी का जो भाग है वो मरुस्थल है, पश्चिमी राजस्थान जो है वो मरुस्थल है, उसे थार मरुस्थल कहते हैं। यहाँ दूर दूर तक रेत ही रेत दिखाई देती है। तो राजस्थान को 2 भागों में कौन बांटती हैं? अरावली की पहाड़ियाँ बांटती हैं, एक पूर्वी राजस्थान, एक पश्चिमी राजस्थान। जो पश्चिमी राजस्थान है उसमें दूर दूर तक रेत ही रेत दिखाई देती है।
तो लिसन स्टूडेंट्स, आपने कई बार मूवीज़ में भी देखा होगा, राजस्थान में शूटिंग हुई होती है तो दूर दूर तक रेत ही रेत दिखाई देता। बंजारन या बंजारा करके कोई मूवी थी, उसमें भी राजस्थान का थार मरुस्थल का वर्णन दिखाया गया था, वहाँ पर शूटिंग हुई थी। तो पूरे में रेत ही रेत है, वहाँ दूर दूर तक कुछ नहीं है, पेड़ पौधे वहाँ कुछ नहीं होते हैं, पानी तो बिल्कुल होता ही नहीं है, नाम मात्र के लिए ही कभी बारिश वगैरह कहीं भरा हुआ होता है। और वहाँ पर जो है रेत के ऊंचे ऊंचे टीले हैं, टीले, इस भाग में रेत के ऊंचे ऊंचे टीले हैं। तो ऊंचे ऊंचे टीले क्या होता है? टीले होता है जब मिट्टी इकट्ठी हो के ऊंची 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 होती जाती है, बहुत सारी मिट्टी इकट्ठी हो जाती है और वो एक पहाड़ जैसी आकृति ग्रहण कर लेती है, पहाड़ जैसी आकृति उसकी बन जाती है, तो उसको रेत के टीले कहा जाता है। मिट्टी का टीला, रेत का टीला, जहाँ मिट्टी इकट्ठी होती रहती है वो मिट्टी का टीला होता है। यहाँ पर रेत इकट्ठा हो रहा है तो यहाँ पर रेत का टीला इसको बोलते हैं। रेगिस्तान का मुख्य पशु ऊंट है। तो रेगिस्तान का मुख्य पशु कौन है? ऊंट है, कैमल है, क्योंकि रेत में अच्छे से वो चल सकता है। और रेगिस्तान में बेटा पानी की कमी होती है, तो ऊंट ऐसा जानवर है जो काफ़ी लंबे समय तक पानी के बिना जिंदा रह सकता है। आपने अद्भुत बातें चैप्टर में ये चीज़ पढ़ी थी। या तो चूहा सबसे ज़्यादा पानी के बिना रह सकता है, सेकंड नंबर पे ऊंट ऐसा जानवर है जो पानी के बिना अधिक से अधिक ज़्यादा दिनों तक पानी के बिना जिंदा रह सकता है। ओके, और यहाँ पर आगे जो वर्णन है हमारा, आगे चंबल, बनास और लूनी, चंबल, बनास और लूनी इस राज्य की प्रमुख नदियाँ हैं। किस राज्य की? राजस्थान राज्य की प्रमुख नदियाँ हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पैसेज पूरा। और पैसेज किस टॉपिक पर आधारित है? राजस्थान राज्य का वर्णन यहाँ किया गया है, राजस्थान राज्य पर ये टॉपिक, ये पैसेज हमारा आधारित है, उसके वर्णन पर हमारा टॉपिक ये पैसेज ये आधारित है। ओके, अब आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर पर। दिए गए गद्यांश के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। दिए गए गद्यांश के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। राजस्थान कहाँ स्थित है? तो राजस्थान कहाँ स्थित है? राजस्थान हमारे देश के पश्चिमी छोर पर स्थित है। ये यहाँ से हमारा क्वेश्चन आंसर आ जाएगा, पश्चिमी छोर पर स्थित है। ओके, राजस्थान को वीर भूमि क्यों कहा गया है? इसे सदा से, इसीलिए यहाँ बड़े बड़े वीर हुए हैं, यहाँ पर बड़े बड़े वीर हुए हैं, इसलिए राजस्थान को जो है वीरों की भूमि कहा गया है। राजस्थान के उत्तर में कौन कौन से राज्य हैं? तो राजस्थान के उत्तर में पंजाब और हरियाणा राज्य हैं, पंजाब और हरियाणा राज्य हैं उत्तर में। ओके, राजस्थान के पश्चिमी भाग को क्या कहते हैं? तो राजस्थान के पश्चिमी भाग को क्या कहते हैं? थार मरुस्थल कहते हैं। राजस्थान के पश्चिमी भाग को थार मरुस्थल कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है राजस्थान की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो राजस्थान की प्रमुख नदियाँ चंबल, बनास और लूना राजस्थान की प्रमुख नदियाँ हैं। तो ये हो गया हमारे राजस्थान का वर्णन, राजस्थान राज्य का वर्णन। वो कौन सी दिशा में स्थित है, उसके चारों दिशाओं में कौन कौन से राज्य हैं, मीन्स राजस्थान की सीमा किन किन राज्यों की सीमाओं से मिलती है। ओके, और इसको कितने भागों में बांटा गया है? राजस्थान को अरावली की पहाड़ियाँ 2 भागों में बांट देती हैं, एक थार मरुस्थल और एक राजस्थान। थार मरुस्थल में ऊंचे ऊंचे टीले मिट्टी के रेत के टीले होते हैं, वहाँ दूर दूर तक पानी या कोई पेड़ पौधे दिखाई नहीं देता है। ठीक है, अगर पेड़ पौधे कोई होता भी है तो वो एकदम सूखा कांटेदार झाड़ियाँ ही रेगिस्तान में होती हैं। और हाँ लिसन स्टूडेंट्स, इसका रेगिस्तान का वर्णन उस मूवी में भी किया गया है, बॉर्डर मूवी में जो शूटिंग हुई है वो राजस्थान में हुई है। ओके, जब ये सुनील शेट्टी वाला जो ये सीन आता है, वो रेत में मिट्टी में लेटा रहता है, कांटे वाली कोई उसको बोलता है, इस तरह से वो जो सीन है वो रेगिस्तान का ही सीन है। ओके, चलिए ये हमारे क्वेश्चन आंसर भी इसके हो गए हैं। तो लिसन स्टूडेंट्स, केयरफुली 1 से 2 टाइम इसको पढ़ लेना अच्छे से, तब इसके आंसर आपको लिखने हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट आता है हमारा
अब है हमारा अपठित पद्यांश। तो वो हमारा क्या था, वो हमारा गद्यांश था। और अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं ये अपठित पद्यांश है, मीन्स काव्यांश, पोयम। ये क्या है पोयम? मंत्र स्वच्छता का अपनाओ, स्वस्थ सबल जीवन का दान, दूर करो गंदगी बच्चों, करो देश भर का कल्याण। दूर गंदगी होने से खुशियों का संसार बसेगा, बस्ती अपनी सुंदर होगी, वायु दे मन शुद्ध रहेगा। तो मंत्र स्वच्छता का अपनाओ मतलब हमें सफाई के बारे में सोचना है, सफाई अपनानी है और स्वच्छता का मंत्र हमें अपनाना है। कहीं भी गंदगी हमें फैलानी नहीं है। हमें रैपर का सामान खा करके कभी भी हमें रैपर को बाहर नहीं फेंकना है इधर उधर। डस्टबिन जगह जगह लगे होते हैं, हमें डस्टबिन में ही फेंकना होता है। आजकल क्या होता है कि पार्क गए घूमने के लिए या कहीं हम गाड़ी में जा रहे हैं, उसका सामान अंदर से पॉलीथीन में से खा लेते हैं, रैपर में से खा लेते हैं और गाड़ी की खिड़की खोली और फेंक दिया। ठीक है, पार्क में बैठे वहाँ खाया पिया और वहीं गंदगी छोड़कर हम चले जाते हैं। तो इट्स नॉट गुड, वेरी बैड हैबिट, क्योंकि सभी ऐसे करेंगे तो गंदगी बढ़ती ही चली जाएगी। तो हमें ये सब नहीं करना है। अगर हम गाड़ी में भी जा रहे हैं तो हमें अपना खाली रैपर, खाली बिस्किट के पैकेट हमें एक पॉलीथीन में रख करके अपने साथ लाने और आकर के हमें वो अपने डस्टबिन में ही फेंकने चाहिए। या अगर कहीं हम रुकते हैं तो वो हमें डस्टबिन कहीं आसपास होता है तो हमें डस्टबिन में वहाँ पर डालने चाहिए। ठीक है, और पार्क में भी हमें इधर उधर गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, इधर उधर छिलके वगैरह नहीं फेंकने चाहिए। तो मंत्र स्वच्छता का अपनाओ, स्वस्थ सबल जीवन का दान। स्वस्थ सबल जीवन का दान, जब हमारे आसपास सफाई होगी, मक्खी नहीं होंगी, मच्छर नहीं होंगे, मक्खी नहीं होंगे तो गंदगी नहीं होगी, मक्खी मच्छर नहीं होंगे तो हम बीमारियों से बचे रहेंगे। क्योंकि कितनी बीमारियां ऐसी होती, पानी में मच्छर पलते हैं, हमें डेंगू होता है, मलेरिया होता है, मक्खियों से हमें हैजा नाम की बीमारी होती है। ठीक है, बाहर गंदगियाँ मक्खियाँ बैठ के आती हैं, फिर वो हमारे खाने पे बैठ जाती हैं, हमारी फिंगर पे, हमारे फेस पे, कहीं भी हमसे टच हो जाती हैं। तो उससे हमें गंदगी से हमें बीमारी फैलने का, संक्रमण फैलने का डर रहता है। तो स्वस्थ सदा जीवन का दान, हम स्वच्छ रहेंगे तो हमारा स्वास्थ्य भी, हमारी सेहत भी हमेशा अच्छी बनी रहेगी। दूर करो गंदगी बच्चों, करो देश भर का कल्याण। तो क्या होगा? दूर करो गंदगी बच्चों, करो देश भर का कल्याण। एक्चुअली क्या है बेटा, गंदगी को दूर करने से, स्वच्छता को अपनाने से हम अपने साथ साथ, अपने परिवार के साथ साथ अपने देश का भी कल्याण करते हैं। ओके, हमारे एक आदमी के सफाई करने से, स्वच्छता का नियम अपनाने से हमारे बहुत लोगों को फ़ायदा होता है, हमारे आजू बाजू वालों को फ़ायदा होता है, हमारी फैमिली को फ़ायदा, सबसे पहले हमें खुद को फ़ायदा होता है, हमारी फैमिली को फ़ायदा होता है, आफ्टर देन हमारे नेबर्स को, सबको फ़ायदा होता है। क्योंकि वो भी एक, जब सभी हम सोचेंगे कि हमें गंदगी नहीं करनी है तो एक ने नहीं की, दूसरे ने नहीं की, ये चीज़ फिर फॉलो होती चली जाती है। तो मक्खी मच्छर नहीं होंगे, बीमारियां नहीं होंगी और हमारे साथ साथ हमारे देश का कल्याण भी होगा। दूर गंदगी होने से खुशियों का संसार बसेगा। तो दूर गंदगी होने से खुशियों का संसार कैसे बसेगा? तो बेटा गंदगी दूर होने से खुशियों का संसार इसीलिए बसेगा क्योंकि हम बीमार नहीं होंगे, हमें प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, हमें डॉक्टर्स के यहाँ जाना नहीं पड़ेगा, तो खुशियाँ ही रहेंगी घर में। प्रॉब्लम्स होती हैं तो टेंशन होती है, डॉक्टर के जाते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, किसी को बुखार होता है, किसी को डेंगू होता है, तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं। इन प्रॉब्लम्स के साथ साथ हम खुश नहीं रह सकते, हम परेशान रहते हैं। तो जब सफाई होगी, प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, बीमारियाँ नहीं होंगी, तो हमारा संसार खुशी से हरा भरा रहेगा, खुशियाँ हमारे संसार में बसेंगी, हम खुश रहेंगे। संसार बसना मतलब हम हमारा परिवार, हमारा आजू बाजू वाले सब खुश रहेंगे और पूरा संसार जो है खुशियों से भरा रहेगा। बस्ती अपनी सुंदर होगी, वायु दे मन शुद्ध होगा। बस्ती अपनी सुंदर होगी, बस्ती मीन्स अपनी कॉलोनी, हमारी कॉलोनी बहुत सुंदर होगी। सफाई होगी तो सुंदरता होगी, गंदगी होगी तो गंदगी में तो इतनी बदबू आती है, नाक बंद करके निकलना पड़ता है। सफाई होती तो बच्चे कहीं भी खेलें, कुछ भी करें, कोई डर नहीं होता, मच्छर नहीं काटेंगे, मक्खी नहीं काटेगी, वहाँ पे कीड़े वगैरह, कीटाणु वगैरह नहीं होंगे। ठीक है,
और जहाँ बच्चों जहाँ गंदगी कचरा वगैरह पड़ा रहता है, आपने देखा होगा वहाँ से जो हवा हम गुजरते हैं तो वहाँ बदबू आती है। तो बदबू किसके थ्रू आती है? वो एयर के थ्रू, हवा के थ्रू वो बदबू आती है। तो जब हमारे आसपास गंदगी नहीं होगी, हमारे आसपास सफाई होगी, अच्छा होगा, तो हमें एयर भी कैसी आएगी? एयर भी हमें अच्छी आएगी, खुशबू भी हमें हवा भी हमें अच्छी खुशबू वाली मिलेगी, जिससे हमारा मन प्रसन्न होगा। और जब मन प्रसन्न होता है तो एक अलग सी खुशी हमें मिलती है। ठीक है, एक खुशी का एहसास हम करते हैं। तो हमारा अपना, आपका अपना भी एक्सपीरियंस होगा बच्चों, जब हम कहीं बदबू वाली जगह से निकलते हैं तो हमारी शक्ल बड़ी बेकार सी बन जाती है, हम नाक बंद करके निकलते हैं, अरे मम्मा कितनी गंदी बदबू आ रही है यहाँ से। तो बेटा ये बदबू फैलाने वाले कौन हैं? ये बदबू फैलाने वाले भी हम ही हैं, आप सब हैं, हम सब हैं, क्योंकि हम केयरफुली कचरे वगैरह का ध्यान नहीं करते हैं, कहीं भी कुछ भी फेंकते हैं, घर में से झाड़ू लगा देते हैं और बाहर को कचरा कर देते हैं, कहीं भी खाते हैं बिस्किट के पैकेट फेंक देते हैं, फ्रूट के छिलके फेंक देते हैं, सब्जियों के छिलके फेंक देते हैं, उसी चीज़ से वो चीज़ें सड़ने लगती हैं और उसी चीज़ से बदबू होती है। अब वो बदबू एयर में फैलती है, हवा में फैलती है, जो हमारे वातावरण को दूषित करती है। हमें वायु, हमें हवा जो है फ्रेश नहीं मिलती, बदबू वाली हवा मिलती है। अगर हमारे आसपास साफ़ सफाई बनी रहेगी तो वहाँ से गुजरने वाली हवा भी हमें अच्छी लगेगी, हमें खुशबूदार हवा मिलेगी, बदबूदार तो नहीं मिलेगी। और उस हवा से हमारा मन प्रसन्न होगा और हम खुश होंगे और हमारा मन शुद्ध बना रहेगा। ओके, तो सफाई करना, सफाई रखना वेरी इम्पोर्टेंट। सफाई हमें बिल्कुल रखनी ही चाहिए। आज से ही नियम बना लो कि मैं कचरा नहीं फेंकूँगा, मैं वेफर का पैकेट नहीं इधर उधर नहीं फेंकूँगा, डस्टबिन में ही फेंकूँगा। और अपने घर से जो कचरा वगैरह लगा करके बाहर निकाल देते हैं, वो घर में भी मम्मा वगैरह को मना कर दूँगा कि ऐसे कचरा बाहर नहीं फेंकना है। छिलके, लहसुन के छिलके, सब्जी के छिलके हमें बाहर ऐसे ही नहीं फेंकने हैं, हमें डस्टबिन में डालने हैं। ओके, चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन आंसर्स पे। तो क्वेश्चन क्या है? दिए गए गद्यांश के आधार पर पूछे गए, गद्यांश नहीं बेटा है पद्यांश आएगा। ओके, पद्यांश पे आएगा। दिए गए पद्यांश के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब ये जो हमारा ये पूरा पद्यांश है, पूरी जो पंक्तियाँ हैं हमारी पद्यांश की पंक्तियाँ हैं, काव्यांश की पंक्तियाँ हैं। पद्यांश को काव्यांश भी बोला जाता है। ठीक है, तो उसके आधार पर जो हमने पढ़ा है उसके आधार पर उसके अनुसार हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो लिसन स्टूडेंट्स, जो हमारा अनसीन या सीन जो भी पैसेज होता है और उससे रिलेटेड जो नीचे क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, उनके आंसर हमेशा पैसेज में ही होते हैं। मैंने जब आपको टर्म 1 का रिवीजन कराया था तब भी मैंने आपको समझाया था कि आंसर हमेशा पैसेज में ही होते हैं। ठीक है, अब आता है कवि किसका मंत्र अपनाने की कह रहा है? कवि स्वच्छता का मंत्र अपनाने की कह रहा है। स्वच्छता का मंत्र अपनाने की कवि कह रहा है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट है गंदगी दूर भगाने का क्या लाभ है? गंदगी दूर भगाने का क्या लाभ है? लाभ होगा, गंदगी दूर भागेगी तो हमारा जीवन सबल हो जाएगा और देश का कल्याण होगा। ठीक है, पूरे संसार का, पूरे देश का कल्याण होगा। ओके, गंदगी दूर होने से हमारी बस्ती कैसी होगी? तो गंदगी दूर होने से हमारी बस्ती कैसी होगी? चलो नेक्स्ट टाइम हम रीड करते हैं। बस्ती अपनी सुंदर होगी, बस्ती अपनी सुंदर होगी, हमारी बस्ती जो है सुंदर होगी। ठीक है, इसमें 3 ही क्वेश्चन है बेटा, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। अब आता है बस्ती शब्द का वन विच्छेद होता है। तो 2 वन विच्छेद यहाँ पर दिए गए हैं, तो 2 में से कौन सा होता है? बै, यहाँ बेटा हलंत नहीं लगा है, यहाँ पे इस पे हलंत लगता है तभी, हाँ इस पे लगा है। ओके, बै पे नहीं लगा था, सिर्फ बाकी पे लगा है। ठीक है, तो बै प्लस ए प्लस से प्लस तै प्लस ई, बै ए से तै ई,
बै से तय ई, तो कौन सा राइट है हमारा? फर्स्ट वन हमारा राइट है, क्योंकि बै में प्लस ए हुआ और से हमारा आधा होता है, तो से के बाद हम तुरंत इसको तय कर देंगे, क्योंकि जो शब्द हमारा आधा होता है उसके बाद प्लस ए नहीं होता, क्योंकि वो आधा है, फिर तय प्लस ही। तो ये हमारा फर्स्ट वन हमारा क्वेश्चन आंसर राइट है। ठीक है, समानार्थी शब्द लिखो। किसके समानार्थी शब्द लिखो? देखते हैं इसके, हवा और जगत। तो हवा का समानार्थी क्या है हमारा? हवा का समानार्थी है वायु होगा इसमें कहीं, ये रहा वायु, तो ये हमें ढूंढना है, ये हमारा वायु हो जाएगा यहाँ पर। ओके, फिर है जगत। जगत का समानार्थी क्या है? संसार, संसार। ठीक है, मैं इसका पीडीएफ भेज दूंगी दोनों का, तो कोई इशू नहीं है, इसका पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगी। ओके बेटा, तो ये हमारे दो, एक अपठित गद्यांश और एक अपठित पद्यांश हमारे दोनों डन हो गए हैं। 2 टाइम रीड करके आप अच्छे से इसको कर लेना। ठीक है, तो लिसन बेटा, आपने भी देखा समानार्थी शब्द हमें हवा का कहाँ से मिला? पैसेज में से मिला। इसी प्रकार से हमें जगत का समानार्थी शब्द कहाँ से मिला? पैसेज में से ही मिला। जगत में संसार। ओके, ये रहा जगत में संसार और हवा का वायु। ओके, तो जो भी हमारी ग्रामर इसमें नीचे दी हुई होती है वो ग्रामर भी हमें पैसेज में से ही मिलती है। ओके, तो दो हमारे अंश अपठित गद्यांश डन हो गए हैं। इतना ये क्वेश्चन आंसर आप इसके वर्कशीट में कर लेना, नीट एंड क्लीन, सुंदर सुंदर राइटिंग में। अब आपका 4th स्टैंडर्ड जो है आधा कंप्लीट हो चुका है, आधा अभी बाकी है। तो बच्चों क्वेश्चन आंसर अच्छे से लिखा करो और रीडिंग किया करो और अपनी राइटिंग भी सुंदर बना लो। ओके ओके, बाय, टेक केयर।